फ्लो स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 43। सबसे पहले हम लेंगे नेट प्रॉफिट एज पर द डिफरेंस ऑफ सरप्लस। वर्किंग नोट है ये। नेट प्रॉफिट्स एज पर डिफरेंस ऑफ सरप्लस। सरप्लस के डिफरेंस से नेट प्रॉफिट हम निकाल लेते हैं। तो सरप्लस हमारे को दे रखा है 18,000 2019 में और 27,000 2020 में। तो 27,000 माइनस 18,000 करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, यानी कि 9,000 हो गया आपका नेट प्रॉफिट एज पर द डिफरेंस ऑफ सरप्लस। इसमें डॉट जोड़ना है। डी मतलब डिविडेंड प्रपोज्ड। तो डिविडेंड प्रपोज्ड जो दे रखा है आपको लास्ट ईयर का 39,000 है, करंट ईयर का 45,000 है। तो हमें लास्ट ईयर वाला लेना होता है। डिविडेंड प्रपोज्ड लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर वाला डिविडेंड प्रपोज्ड है 39,000 और इसी को हमें जो है यहाँ पर हमें ऐड कर दिया हमने और फाइनेंसिंग में माइनस कर देंगे इसको, डिविडेंड प्रपोज्ड को लास्ट ईयर वाला। आई इंटरिम डिविडेंड है नहीं इसमें। आर ट्रांसफर टू रिजर्व्स, ट्रांसफर टू रिजर्व्स। तो ट्रांसफर टू रिजर्व से हमारे पास 20,000 से 30,000 हो गया, यानी 10,000। और टी होता है प्रोविजन फॉर टैक्स। तो प्रोविजन फॉर टैक्स भी हमें गिवन है। तो करंट ईयर का 32,000 है, लास्ट ईयर का 28,000। तो करंट ईयर वाला ले लीजिए 32,000 प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। तो ये आपका आ गया कितना प्रोविजन फॉर टैक्स है, 32,000 है करंट ईयर का। तो ये आपका कितना हो गया देख लीजिए आप, 9 and 9 18 and 2 20, 2 कैरी हो गया, 3 और 2 5 और 6 and 3 9, 90,000। ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट्स बिफोर टैक्स। वर्किंग नोट में नेट प्रॉफिट्स बिफोर टैक्स। तो क्या करना होता है आपको, सरप्लस का डिफरेंस लेना होता है और उसमें डर्ट जोड़ना होता है, DIRT। लर्निंग ट्रिक है डर्ट। डी यानी डिविडेंड प्रपोज्ड, लास्ट ईयर वाला फिगर लेना होता है, करंट ईयर वाले फिगर का कुछ नहीं करना होता। डर्ट DIRT। सेकेंड है आई इंटरिम डिविडेंड, ये भी नीचे गिवन होता है, एक ही फिगर गिवन होता है, इसको ऐड करना होता है, पर इसमें इंटरिम डिविडेंड है नहीं। आर ट्रांसफर टू रिजर्व्स, तो रिजर्व सरप्लस में जनरल रिजर्व का डिफरेंस लेना होता है इसमें, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। और टी प्रोविजन फॉर टैक्स, तो इसमें आपको करंट ईयर वाला फिगर लेना होता है। ये आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 90,000। अब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20 के लिए हम बना रहे हैं। कॉलम हमारे आ गए पर्टिकुलर्स और अमाउंट के 2 कॉलम, रुपीस रुपीस। सबसे पहले हमने हेडिंग डाल दी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसमें सबसे पहले हमने जो वर्किंग नोट से नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाला है इसको लिख देते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना निकाला हमने, 90,000। इसमें हमें एक तो डेप्रिसिएशन ऐड बैक करना होता है सबसे पहले। तो डेप्रिसिएशन के लिए हम चेक कर लेते हैं भाई नॉन करंट एसेट्स को। तो नॉन करंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स के अंदर टेंजिबल एसेट्स हैं और नोट नंबर 3 है। तो नोट नंबर 3 में टेंजिबल एसेट्स में लैनल बिल्डिंग गिवन है जो कि 1,10,000 से 57,000 की हो गई है।
कम हो गई है, पर वैल्यू काफ़ी ज़्यादा कम हो रही है, तो उसमें इसको डेप्रिसिएशन ना मान के सेल एज्यूम करूँगा। बहुत ज़्यादा वैल्यू कम है तो मैं डेप्रिसिएशन ना मान के सेल एज्यूम करूँगा। और दूसरा इसमें लैंड है और लैंड कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होता, तो ये रीज़न भी है कि मैं डेप्रिसिएशन एज्यूम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड भी टुगेदर इसमें इंक्लूड है, और लैंड तो कभी डेप्रिशिएट होता नहीं है। हाँ बिल्डिंग हो सकती है, बट ये वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो रही है, 110 से सीधा ही 57,000, ऑलमोस्ट 50% कम हो रही है, तो मैं इसको डेप्रिसिएशन एज्यूम ना करके सेल एज्यूम करूँगा। थोड़ी बहुत कम होती तो मैं डेप्रिसिएशन मान लेता, इसको 110 से 1 लाख हो रही होती तो मैं मान लेता डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, बट यहाँ पर तो काफ़ी कम हो रही तो मैं सेल इसको एज्यूम करूँगा और इन्वेस्टिंग में प्लस करूँगा। फिर उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी, वो तो बढ़ रही है, तो वो तो यानी परचेज है, तो यानी कि डेप्रिसिएशन तो हमारे पास है नहीं, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो फिक्स एसेट्स में टेंजिबल एसेट से मिलता है, और उसमें हमारे पास एक सेल निकली है और एक परचेज निकली है, डेप्रिसिएशन नहीं है। फिर हमें चेक करना होता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के लिए हमें नॉन करंट लायबिलिटी चेक करना होता है, और नॉन करंट लायबिलिटी इसमें कोई भी नहीं है। फिर हमें चेक करना होता है इंटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ, तो इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर हम जाते हैं, तो इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल गिवन है 50 से 40, यानी कि 10,000 की राइट ऑफ करी है, प्लस गुडविल रिटर्न ऑफ। तो ज़्यादा चीज़ें नहीं चेक करनी होती आपको, 4-5 चीज़ें ही चेक करनी होती हैं। एक डेप्रिसिएशन जो कि नॉन करंट एसेट से आपको मिल जाता है, एक आपको इंटरेस्ट जो कि नॉन करंट लायबिलिटी से पता चलेगा, फिर एक आपको गुडविल रिटर्न ऑफ या पेटेंट्स रिटर्न ऑफ जो कि इंटेंजिबल एसेट से पता चलेंगे, तो गुडविल रिटर्न ऑफ 10,000 है, 50 से 40 हो रही है। और 3 तो यही चेक हो गई। एक चेक करना होता है लॉस या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट, तो कोई इन्वेस्टमेंट या फिक्स एसेट सेल नहीं हुई है तो प्रॉफिट लॉस भी नहीं है। सेल हुई है हमारी, लैंड बिल्डिंग सेल हुई है, 110 से 57,000 है तो सेल हुई है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि उसकी बुक वैल्यू कितनी थी और कितने में सेल हुई है, तो प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। हम ये एज्यूम कर लेंगे कि जो भी वैल्यू कम हो रही है उतने ही की थी और उतने में ही सेल हुई है, तो प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं है। प्रॉफिट लॉस हम तब तक कैलकुलेट कर पाते जब हमें कुछ गिवन होता कि इतने में सेल हुई है और इतने की थी, तो हम निकाल पाते, बट यहाँ पर तो ऐसा कुछ है नहीं, तो प्रॉफिट लॉस निकालना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो 4 चीज़ें तो यही चेक हो गई आपकी। और एक 5वीं चीज़ आपको चेक करनी होती है शॉर्ट टर्म प्रोविजन में, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, वो तो बहुत कम होती है भी नहीं, इस क्वेश्चन में भी नहीं है। मेन यही 4 चीज़ें होती हैं बस, डेप्रिसिएशन, गुडविल, इंटरेस्ट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट। तो एक ही हमें मिली सिर्फ प्लस वाली। अच्छा, इसका हेडिंग नहीं डाला मैंने, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, प्लस नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम इसमें प्लस कर देंगे, जिसमें भी गुडविल रिटर्न ऑफ है। अब माइनस करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। तो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम में इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है, एक तो इंटरेस्ट रिसीव हमें नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पे होता है, तो इसमें हमें नॉन करंट इन्वेस्टमेंट तो गिवन है 10 से 35,000 हो रही है, यानी हमने परचेज करी है, बढ़ रही है, बट कितना परसेंट है वो नहीं गिवन, तो इंटरेस्ट हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, इंटरेस्ट नहीं होगा हमारे पास, तो इंटरेस्ट रिसीव नहीं है। डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव्ड होता है, उसके लिए एडजस्टमेंट में कुछ गिवन होता है तभी हो सकता है, वरना तो हमारे को पता नहीं कितना कि रिसीव हुआ है, तो वो भी नहीं है। और एक होता है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, वो भी यहाँ पर कोई एसेट को बेच के प्रॉफिट लॉस हम कैलकुलेट नहीं कर पाए हैं। और एक होता है हमारा डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, तो डाउटफुल डेप्ट की प्रोविजन तो इसमें है ही नहीं। तो ये 5 चीज़ें प्लस में और ये 5 चीज़ें माइनस में चेक करनी होती हैं आपको। प्लस में कौन कौन सी, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट पेड, गुडविल रिटर्न ऑफ, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट,
एंड इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। और माइनस में कौन सी, ये प्लस में चेक करनी होती है, प्लस करना होता है इनको, और माइनस करना होता है इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, मतलब कोई भी इनकम अदर देन सेल्स जो हो रही है, इन्वेस्टमेंट से जो भी इनकम हो रही है वो, क्योंकि वो इन्वेस्टिंग में जाके प्लस होगी तो यहाँ माइनस करनी होती है। इसके अलावा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट वो माइनस करना होता है, और इसके अलावा डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट वो माइनस करना होता है। तो ये सब चीज़ें नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ है। तो ये हमारा आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स बिफोर WC चेंज, वर्किंग कैपिटल चेंज। अब इसके बाद हमें करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज का इंक्रीज डिक्रीज देखना होता है। करंट एसेट में उल्टा होता है, इंक्रीज माइनस डिक्रीज प्लस, और करंट लायबिलिटी में सीधा होता है, इंक्रीज प्लस डिक्रीज माइनस। तो पहले करंट लायबिलिटीज पे आ जाता हूँ मैं। ट्रेड पेबल्स 35 से 53 इंक्रीज हो रहे हैं तो प्लस हो जाएगा, प्लस इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स 35 से 53 यानी 18,000 के इंक्रीज हो गए। हाँ, 18,000 के इंक्रीज हो गए तो ये मैंने प्लस में डाल दी। फिर अदर करंट लायबिलिटी है 8 से 6, ये डिक्रीज हो रही है, ये माइनस में डालूंगा, पहले प्लस वाली सारी डाल देता हूँ। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स है वो लेते नहीं है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन का इंक्रीज डिक्रीज नहीं देखते, क्योंकि शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स होती है, उसमें से करंट ईयर वाली हमने ऊपर डर्ट में जोड़ दी थी, और लास्ट ईयर वाली ऑपरेटिंग के लास्ट में लेस हो जाएगी। और दूसरा शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट होती है, वो ऊपर हम ट्रीट कर देते हैं नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के साथ और नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम के साथ, वो वहाँ ट्रीट कर लेते हैं। तो इसलिए शॉर्ट टर्म प्रोविजंस को हम यहाँ पर उसका इंक्रीज डिक्रीज नहीं देखते हैं, और बैंक ओवरड्राफ्ट का भी नहीं देखते क्योंकि वो फाइनेंसिंग में ट्रीट होता है। अदर करंट लायबिलिटी है डिक्रीज, वो माइनस में जाएगी, अभी मैं प्लस वाली आइटम्स लिख रहा हूँ। करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज है 57 से 39, तो करंट एसेट अगर डिक्रीज होती है तो प्लस करते हैं, क्योंकि करंट एसेट में उल्टा होता है, डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज। तो इन्वेंट्रीज हमारी डिक्रीज हो रही हैं तो प्लस हो जाएगा। कितनी डिक्रीज हो रही है इन्वेंट्रीज? 57 39, ये आपका 18,000 डिक्रीज हो रही है तो ये प्लस हो गया आपका। और आपके पास ट्रेड रिसीवेबल है, ये इंक्रीज हो रहे हैं, ये माइनस में जाएंगे। अब माइनस वाली शुरू करता हूँ। तो एक तो हमारे डिक्रीज इन अदर करंट लायबिलिटी था, अदर करंट लायबिलिटीज 2,000 डिक्रीज थी तो माइनस हो गया, और एक आपका था माइनस में इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो रहे हैं, कितने इंक्रीज हो रहे हैं भाई? ये आपके 75,000 से 1,08,000 हो गए हैं, यानी कि 33,000 के इंक्रीज हो रहे हैं, तो 33,000 ये माइनस में आपका चला जाएगा। बाकी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को नहीं लेते हैं, उसका इंक्रीज डिक्रीज चेक नहीं करते क्योंकि वो लास्ट में आता है। तो कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, करंट इन्वेस्टमेंट, इनका इंक्रीज डिक्रीज चेक नहीं करते, करंट इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, तो इसके बाद ये आप निकाल लीजिए, ये आ गया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। ये आएगा 1,01,000, 36 प्लस का और 35 माइनस का, तो 1 प्लस का हो गया नेट, तो 1,01,000। इसमें से माइनस टैक्स पेड। अब यहाँ पर लास्ट ईयर वाला प्रोविजन फॉर टैक्स का लास्ट ईयर फिगर, तो लास्ट ईयर का फिगर जो है प्रोविजन फॉर टैक्स का वो है 28,000, वो माइनस कर दीजिए, तो आपका आ गया ये 73,000। ये मेन कॉलम में डालिए आप, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो भाई आपको स्टेप्स याद करने पड़ेंगे बच्चों, ठीक है। स्टेप नंबर 1 आपका क्या होता है? सरप्लस का डिफरेंस लेके उसमें डर्ट ऐड करना।
सरप्लस का डिफरेंस लेके डॉट ऐड करते हैं वर्किंग नोट में। स्टेप नंबर 2, उसको कैश फ्लो में स्टेटमेंट में लिख के उसमें नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड करने होते हैं और नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस करनी होती है। उसके बाद जो आता है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। फिर वो करने के बाद करंट एसेट करंट लायबिलिटी का इंक्रीज डिक्रीज चेक करना होता है। करंट लायबिलिटी में से प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन का, बैंक ओवरड्राफ्ट का, इनका नहीं चेक करना होता। और करंट एसेट में से कैश का, बैंक का, करंट इन्वेस्टमेंट का और मार्केटेबल सिक्योरिटीज का, इनका नहीं करना होता चेक, बाकियों का करना होता है। करंट लायबिलिटी में इंक्रीज प्लस डिक्रीज माइनस, करंट एसेट में इंक्रीज माइनस डिक्रीज प्लस। ये करने के बाद आता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। फिर कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन जब आ जाता है तो उसके बाद हम माइनस कर देते हैं टैक्स पेड। तो जो लास्ट ईयर वाला फिगर है, क्योंकि करंट ईयर वाला फिगर तो हमने जब ऊपर सरप्लस के डिफरेंस में डॉट जोड़ा था तो वहां पे करंट ईयर फिगर आ गया था। ये देखिए यहाँ पर करंट ईयर फिगर और लास्ट ईयर का फिगर जो है वो यहाँ पर जाकर हमारा जो है माइनस हो जाएगा ऑपरेटिंग के लास्ट में। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। इसके बाद अब दूसरी हेडिंग डालते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हमें चेक करना होता है नॉन करंट एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को। तो नॉन करंट एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स हैं। टेंजिबल एसेट्स में हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग है जो कि 110 से 57,000 की होगी। 110 माइनस 57, ये आ गया हमारा 53,000। सेल मान लेंगे इसे, सेल ऑफ, क्योंकि काफ़ी वैल्यू कम हो रही है तो मैं इसको डेप्रिसिएशन ना मान के सेल मान रहा हूँ। और सेल होगा तो प्लस होगा क्योंकि सेल करने से कैश इनफ्लो होगा। और प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज हो रही है, ये प्लस हो गया, माइनस परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी मेरी हो गई है 191, पहले 90,000 थी, 1,01,000 की इंक्रीज हो रही है तो ये माइनस होगा क्योंकि परचेज करने से कैश आउटफ्लो होगा। इसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पे आ जाइए, क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में फिक्स एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट लेते हैं हम लोग। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हमारी 10 से 35 हो गई है तो माइनस परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। और अगर गुडविल बढ़ रही है तो वो भी यहीं लेते हैं, घट रही है तो हमने ऊपर गुडविल रिटर्न ऑफ, अगर गुडविल घट रही है तो ऑपरेटिंग में प्लस करते हैं, लेकिन अगर बढ़ रही है तो इन्वेस्टिंग में माइनस करते हैं। इसमें तो नहीं बढ़ रही है, इसमें तो घट रही है तो हमने ऊपर प्लस कर दी थी ऑपरेटिंग में। परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हमने किया 25,000, ये भी आउटफ्लो। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं भाई नेट कैश फ्लो, नेट कैश यूज्ड, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो देखते हैं भाई इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में नेट कैश यूज कितना है। तो 53,000 प्लस का है, 1,01,000 माइनस का है और 25,000 भी माइनस का है, तो ये हो गया 73,000 नेगेटिव। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से 73 पॉजिटिव और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से 73 नेगेटिव। अब आ जाते हैं हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे। लीजिए भाई फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में सब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम शेयर कैपिटल और नॉन करंट लायबिलिटी को देखते हैं। तो शेयर कैपिटल देखते हैं भाई। शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख से 3,50,000। तो इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ रही है यानी कि इक्विटी शेयर्स इशू करें यानी कि इनफ्लो हुआ है 50,000। और
नॉन करंट लायबिलिटी तो कोई इसमें है ही नहीं, तो खाली इशू ऑफ इक्विटी शेयर ही है। अच्छा, प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर, क्योंकि जो लास्ट ईयर का प्रपोज्ड डिविडेंड है वो करंट ईयर में पे किया होगा, तो ऑपरेटिंग में तो प्लस होता है क्योंकि वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, इसलिए ऐड बैक करते हैं वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आके माइनस करेंगे क्योंकि वो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। और तो कुछ है नहीं फाइनेंसिंग में, यही दो हैं बस। तो ये आ गया 11,000 पॉजिटिव। नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब इन तीनों का नेट हम निकाल लेंगे, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग का। तो नेट इंक्रीज आ रहा है क्योंकि 73 से 73 कट गया था, तो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमारा आ गया 11,000 का। 73 प्लस 73 माइनस कैंसिल आउट हो गया और ये 11 बच गया, प्लस ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग बैलेंस देख लेते हैं भाई, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का कितना दे रखा है। तो ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास 17,000, और इसको इसमें ऐड किया तो ये हमारा आ गया 28,000। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब हम बैलेंस शीट में चेक करेंगे कि क्लोजिंग बैलेंस इतना ही है कि नहीं है। तो बैलेंस शीट में जो क्लोजिंग बैलेंस है कैश एंड बैंक का 28,000 ही है, तो इस तरीके से क्रॉस चेक हो गया, क्योंकि सेम आंसर जो क्लोजिंग बैलेंस शीट में गिवन है उससे हमारा आंसर मैच हो गया।